अब हम यहां पर काफी हद तक हमने थ्योरी पढ़ ली है। अब इस थ्योरी को क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं बच्चों। इस थ्योरी को हम अब क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों, जेई मेन का क्वेश्चन है। अच्छा, नीट वाले बच्चे जो देख रहे हैं वो भी जेई मेन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीट वाले बच्चे जेई मेन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जेई वाले बच्चे नीट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों का लेवल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा। मेन चीज है बच्चों, सीखने को मिलेगा कैसे हम सवाल को टैकल करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल मैं आराम आराम से, एकदम से तेज नहीं कराऊंगा मैं सवाल। स्टार्टिंग में मैं सवालों को आराम आराम से कराऊंगा, बिल्कुल जिससे आपको समझ में आए। जो फॉर्मूले हमने आपको लिखवाए थे, आपने कॉपी में नोट करे होंगे, उन फॉर्मूलों की बेसिस पर ही मैं सवाल कराऊंगा। चलो पहले सवाल पे चढ़ते हैं बच्चों, आ जाओ। फर्स्ट सवाल, ये जेई मेन का सवाल है। इसको थोड़ा सा हम स्मॉल कर लेते हैं, यहां पे रखते हैं। सभी बच्चों को दिख रहा होगा आई थिंक। एक बार सभी बच्चे सवाल पढ़ लो, एक बार सभी बच्चे सवाल को रीड कर लो। सवाल कह रहा है एक रिएक्शन है, जेई मेन 2026 का क्वेश्चन है ये। 2026 मतलब लेटेस्ट ही हो गया। लेटेस्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ था वही है, लेटेस्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ था वही है जेई मेन। अभी तक जितना पढ़ा है उसके बेसिस पर। तो एक रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्शन हमें दी है ए से बी प्लस सी। आ जाओ बच्चों, ए से हमें एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी है बी प्लस सी। आगे क्या है, वॉज इनिशिएटेड विद द अमाउंट ऑफ ए। एक अमाउंट है, ए से स्टार्ट हो रहा है। एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड दैट द अमाउंट ए रिमेनिंग इज ए माइनस एक्स एट द टोटल प्रेशर पी। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp of the reaction can be calculated from the expression। बताओ इनमें से कौन सा Kp है। तो हमें क्या करना है, अभी तक इस सवाल में पूछा गया है कि Kp बता दो। Kp पूछा गया है, तो Kp बताने के लिए इसने इंफॉर्मेशन दी है कि स्टार्टिंग में जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है, स्टार्टिंग में इसकी जो अमाउंट दी है वो A दी है, एट इक्विलिब्रियम पर A माइनस एक्स है। बहुत बढ़िया, तो इसको हम मोल बोलते हैं। अगर इसने अमाउंट बोली है तो हम इसको मोल की फॉर्मेट में ले लेते हैं। वेरी गुड। तो ए, जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तब प्रोडक्ट थोड़ी बने होंगे, तो प्रोडक्ट तो 0 0 रहे होंगे। जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी, स्टार्ट होने से पहले प्रोडक्ट थोड़ी बने होंगे, वो तो 0 0 होंगे। वेरी गुड। अब जब प्रोडक्ट 0 0 होंगे तो बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम पर ए में से कितना टूटा, एक्स टूटा। आपने मोल कंसेप्ट भी पढ़ा है, ए में से एक्स टूटा तो एक्स एक्स ही तो बना। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। मोल कंसेप्ट में भी ऐसी होता था, ए में से एक्स खत्म हुआ तो एक्स एक्स बना। वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, इसका केपी लिखते हैं। तो केपी का एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको, केपी का यहां लिखते हैं बच्चों। केपी इज इक्वल टू आरएचएस अपॉन एलएचएस के मोल। आरएचएस में क्या है, बी के मोल, ये रे आरएचएस में बी के मोल एक्स, सी के मोल एक्स, अपॉन प्रोडक्ट के मोल ए माइनस एक्स। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, इनटू हमने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपने लिखा है टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल की पावर डेल्टा एनजी। मैंने बोला था 2 हर्ट हैं फॉर्मूले के, मतलब इस चैप्टर में 2 हर्ट है, जिसका जो दिमाग है वो डेल्टा एनजी है। तो टोटल प्रेशर में दिया है कितना, पी, तो पी अपॉन टोटल मोल, इन मोल्स को जोड़ दो भाई। टोटल मोल ए माइनस एक्स प्लस एक्स एंड देन प्लस एक्स, एक्स से एक्स कटा तो टोटल मोल कितने आ रहे इक्विलिब्रियम पे, ए प्लस एक्स। बहुत बढ़िया। तो क्या आ गया, पी अपॉन ए प्लस एक्स की पावर डेल्टा एनजी। अब बात आती है डेल्टा एनजी कितना है। बहुत बढ़िया। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कितने हैं, यहां पर 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो आरएचएस माइनस एलएचएस। आरएचएस कितना है, 1 + 1 2, और एलएचएस कितना है 1, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो डेल्टा एनजी कितना निकला, 1। बहुत बढ़िया, डेल्टा एनजी निकला है 1। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 रखते हैं। बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब इसको सॉल्व कर लो। अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया तो आपका आंसर आ गया। जल्दी देखो, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है। आपने क्लास 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी डिवाइड में क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और टोटल प्रेशर तो यहां पर लिखा ही है, तो देखो यही तो केपी है।
जरा देखो इसको, केपी कितना है, एक्स स्क्वायर, कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू पी। आंसर आ गया आपका बी। आपको क्लियर हुआ होगा। देखो यही है, मैंने केपी का फॉर्मूला लगाया, केपी का फॉर्मूला लगाया, लगाना केपी का फॉर्मूला तरीका है। देखो फॉर्मूले दो ही थे, एक केसी का एक केपी का, तो मैंने आपको केपी का फॉर्मूला लगाना सिखाया। अगले सवाल पर चलते हैं बच्चों, जल्दी से अगले सवाल पर आ जाओ। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आओ देखते हैं। अब वेसल कंटेन 1000 केल्विन CO2 with a pressure of 0.5. Sum of CO2 is converted to CO on addition of graphite. Graphite का मतलब क्या होता है, कार्बन। ग्रेफाइट का मतलब होगा बच्चों कार्बन। तो CO2 किससे रिएक्ट कर रहा है, ग्रेफाइट से, मतलब कार्बन से रिएक्ट कर रहा है। कार्बन एक सॉलिड होता है और सॉलिड से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड 2CO बना लेगा। बहुत बढ़िया। अब इस केस में भी हमें क्या निकालना है बच्चों, केपी निकालना है। ये भी 2025 का क्वेश्चन है, ये भी 2025 का क्वेश्चन है बच्चों। वेरी गुड। अब इसमें क्या क्या दिया है, प्रेशर दिया है कितना, 0.5। CO2 का प्रेशर कितना दिया है, 0.5 दिया है। बहुत बढ़िया। अब जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो 0.5 में से x कटेगा तो यहां पर कितना बनेगा, 2x बनेगा। ये तो सॉलिड है। प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है, और मोल्स की बात भी नहीं करेंगे, तो ये अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। अब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना हो गया, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, टोटल प्रेशर ये हो गया, इसको जोड़ो तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, इसको जोड़ो बच्चों, 0.5 माइनस एक्स प्लस 2x। बहुत बढ़िया। तो टोटल प्रेशर कितना दिया है, 0.8, तो 0.8 इज इक्वल टू 0.5 माइनस, यहां तो कट गया ये, प्लस का x बचा। बहुत बढ़िया। तो x कितना आया, 0.8 में से 0.5 घटाओ, 0.3 आया बच्चों। बहुत बढ़िया, 0.3, x 0.3 आ गया। पूछा क्या था, केपी पूछा है, अभी तो x आया है, x की वैल्यू यहां पे रखो, 0.3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से 0.2 बचेगा। अब यहां पे 0.3 रखोगे तो 0.3 इंटू 2 0.6 आ गया। बहुत बढ़िया। अब यहां पर निकालते हैं केपी, तो केपी का मतलब क्या होता है, आरएचएस अपॉन एलएचएस। आरएचएस कितना है, आरएचएस है बच्चों 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर है, यहां पर देखो स्क्वायर है, 0.6 गुणा 0.6 अपॉन एलएचएस कितना है 0.2, सॉलिड वाली चीज लेनी नहीं है, तो ये क्या हो गया 0.2 इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है एट इक्विलिब्रियम पे, टोटल प्रेशर 0.8 है, तो 0.8 अपॉन टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितने हैं, अभी अभी देखे थे, टोटल मोल 0.2 को 0.6 से जोड़ दो तो 0.8 ही है, और इसकी पावर डेल्टा एन जी। देखो दो में से एक गया, सॉलिड लेते नहीं, 1, यहां पर 1 रखा। बहुत बढ़िया। 0.8 से 0.8 कट रहा है, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 2 तिया 6, अब 6 दूनी 12, कितना हो गया 6 तिया 18, 1.8 ये आ गया एटमॉस्फेयर, 1.8। वेरी गुड, 1.8 इज द आंसर। बहुत बढ़िया, ये आंसर है आपका 1.8, ये आपका एटमॉस्फेयर में आंसर है। केपी का फॉर्मूला लगाना है। सवाल थोड़े लंबे हैं बच्चों, सवाल करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो सवाल था ये जेई 2025 का सवाल है, एक बार दोबारा से देख लो। रिएक्शन ये है, रिएक्शन ये थी, इसमें सबसे पहले 0.5 दिया था, 0.5 में से x कटा 2x बना। सब टोटल प्रेशर हमें दिया था, तो टोटल प्रेशर को जोड़ा, यहां पे रखा, x फाइंड करा, x को हमने वापस से यहां पे रखा, तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर्स आ गए। अब इक्विलिब्रियम पर प्रेशर्स आ गए, सॉरी मोल्स आ गए, तो केपी का फॉर्मूला लगाया। केपी का फॉर्मूला होता है आरएचएस अपॉन एलएचएस, तो आरएचएस 0.6 का स्क्वायर, तो 2 बार 0.6 आ गया, अपॉन एलएचएस, एलएचएस का मतलब 0.2 आ गया, इनटू टोटल प्रेशर अपॉन टोटल मोल। टोटल प्रेशर कितना था 0.8, टोटल प्रेशर कितना दिया था 0.8, और टोटल मोल्स भी जोड़ के कितने निकले 0.6 प्लस 0.2 0.8, और डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी कैसे निकला, 2 में से एक गया 1, तो 1 ऊपर रख दिया, सब काटा, सब 1.8 आ गया, तो दिस इज द आंसर। मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया बच्चों। वेरी गुड। आ जाओ नीट का क्वेश्चन देख लो। अभी मैंने जेई के कराए, अब नीट का क्वेश्चन तो 5 सेकंड का होता है। देखो थोड़ा सा लेवल तो डिफर करता ही है, जेई में कुछ तो सॉल्व करना पड़ता है। अब नीट का क्वेश्चन देखो, एक लाइन का है ये। आ जाओ देखो सब बच्चे, देख लो नीट का क्वेश्चन आपके सामने है। सभी बच्चे देखो कितना आसान है, नीट 2024 का क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि केपी और केसी किसमें इक्वल नहीं है, किसमें इक्वल नहीं है, किसमें इक्वल। अच्छा केपी और केसी में फॉर्मूला क्या था, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, ये हमने कल लास्ट पढ़ाया था। ये दोनों इक्वल कब नहीं होंगे, जब डेल्टा एनजी भी जीरो नहीं होगा। अगर डेल्टा एनजी जीरो हो गया
तो आर टी की पावर 0 हो जाएगा, और समथिंग रेज टू पावर 0 इज कॉल्ड 1। समझ पा रहे हो बच्चों? समथिंग रेज टू पावर 0 इज कॉल्ड 1। तो यहां पर क्या हो गया, 1 हो जाएगा, तब जाके ये बराबर होंगे। तो हमें ये देखना है डेल्टा एनजी किसमें 0 नहीं है। आ जाओ, पहले में 1 1 1, दो में से एक गया, एक, इसमें भी 0 नहीं है। आ जाओ, तो यही आंसर आ गया पहला वाला। 2 1 1, दो में से दो गया 0, यहां पे 0 आ रहा है। 1 1 1 1, दो में से दो गया 0, यहां पे 0 आ रहा है। 1 1 और यहां पर दो, दो में से दो गया 0, यहां पर 0 आ रहा है, इसी में नहीं आ रहा, आंसर पहला आ गया। बताओ, ये है नीट का लेवल, और इससे पहले था जेई का लेवल। दोनों के लेवल थोड़े थोड़े समझ में आए होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना बच्चों। तो एक जेई का सवाल करते हैं। जेई 2024 का एक आसान सवाल आ रखा है, सभी बच्चे इसे ट्राई करें। अभी अभी जो फॉर्मूला बताया था, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी, उससे लगाओ जरा इस सवाल को। देखो इस सवाल को, इसमें हमें केपी और केसी का रेशियो निकालना है। अभी अभी तो पता था केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी, ये बताना है हमें केपी इज इक्वल टू केसी का रेशियो इस रिएक्शन के लिए। जल्दी बताओ, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना है? यहां पर 1 है, यहां पर आधा है, यहां पर 1 है। एक में से डेढ़ गया, एक में से डेढ़ गया, कितना बचा? आधा बचा, माइनस का, माइनस का 0.5, मतलब माइनस का आधा, माइनस का हाफ। बहुत बढ़िया, जरा रखो तो इधर, केपी, केसी को नीचे ले लो, केसी को नीचे ले लो, आरटी की पावर माइनस का हाफ। अब आंसर मैच कर लो, आरटी की पावर हाफ है। अच्छा, इसको नीचे ले जाओ, माइनस की पावर नीचे जा सकती है, 1 आर टी की पावर हाफ, और इसको रूट में ले सकते हैं, तो 1/√RT, दिस इज द आंसर। ऐसे सवाल भी हैं। स्टार्टिंग में मैं थोड़े बड़े सवाल ले लिए, तो इससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि भारी चैप्टर है। भाई आसान भी आते हैं, देख लो 24 में आसान आया था, पिछले सवाल भारी थे। आ जाओ, कुछ और कंसेप्ट सीखते हैं, दो तीन कॉन्सेप्ट सीख के फिर उन पे बेस सवाल करते हैं। आ जाओ, कॉन्सेप्ट सीखते हैं नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट निकालनी हो अगर आप, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एनजी। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, तो आप कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एनजी लगा सकते हो। अगर एटमॉस्फेयर में निकालनी है, तो एटमॉस्फेयर मतलब प्रेशर की टर्म है, प्रेशर की पावर डेल्टा एनजी कर लो। हर जगह डेल्टा एनजी इस चैप्टर में आएगा ही आएगा बच्चों, डेल्टा एनजी समझ में आना चाहिए आपको। बहुत बढ़िया। जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूं, जैसे यहां पर, बहुत बढ़िया, N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ये मैंने इक्वेशन ली। अब इस इक्वेशन के लिए मुझे K की यूनिट चाहिए, मुझे K की यूनिट चाहिए, तो कैसे करेंगे? आ जाओ, कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एनजी, जल्दी से बताओ, सारे गैस हैं, सब गैस हैं, डेल्टा एनजी कितना है? यहां 2 है, यहां 1 है, तो यहां 3 + 1 4 है, इधर 2 है, आरएचएस माइनस एलएचएस, मतलब 2 - 4 इज इक्वल टू -2। डेल्टा एनजी कितना आया? -2। कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एनजी, कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल पर लीटर की पावर -2। तो आंसर क्या है आपका? मोल की पावर -2 और लीटर की पावर नीचे -2, तो ऊपर जाके प्लस प्लस का 2, तो मोल की पावर -2 लीटर का स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। क्लियर हुई सबको? बहुत बढ़िया। अगर आपको प्रेशर में निकालना होता तब आप ऐसे कर लेते, एटमॉस्फेयर की पावर -2, दिस इज द यूनिट। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल सकती है, हर एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अलग यूनिट होगी, और उसका फॉर्मूला लिखवा दिया, कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एनजी, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एनजी, एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एनजी। मैंने पहले ही कहा था, इस चैप्टर पे सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा एनजी है, डेल्टा एनजी ऑफ द दिमाग ऑफ दिस चैप्टर। आगे चलते हैं एक कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, इनके लिए क्या करना है? इनके लिए यूनिट्स निकालनी है। आओ सभी बच्चे, एटमॉस्फेयर में इन सारी इक्वेशनों का डेल्टा एनजी निकाल के बताओ जल्दी। ऑप्शन में कमेंट्स में आप बताओ फटाफट, इन इक्वेशंस का डेल्टा एनजी क्या क्या है, जल्दी फटाफट से बता दो। आ जाओ बच्चों, अभी अभी तो निकलवाया था 2 3 1, इधर का आया 4, इधर का आया 2, अरे यार, इधर का आया 4, इधर का आया 2, तो 2 में से 4 गया, माइनस का 2 आया, इधर 2, इधर 1, इधर 1, 2 में से 2 गया, 0, इधर 2, इधर 1, 2 में से 1 गया, 1,
इधर, अरे बहुत बढ़िया। इसका बताना, इसका लास्ट वाली इक्वेशन का तुमने कमेंट क्या करा है? लास्ट वाली इक्वेशन का वन, वन करा है आपने। वन आपने ऐसे तो नहीं करा, वन वन वन, दो में से एक गया एक, नहीं, गलत है ये, दिस इज रॉन्ग। सॉलिड का नहीं लेते, सॉलिड का नहीं लेते, तो इसका तो जीरो जीरो हो गया, तो वन में से जीरो गया वन, दिस इज करेक्ट। सॉलिड का नहीं लेंगे, मैंने कल बताया था, डेल्टा एनजी सिर्फ और सिर्फ लेंगे गैस का। आरएचएस में गैस, एलएचएस में गैस, आरएचएस की गैस माइनस एलएचएस की गैस, नॉट सॉलिड नॉट लिक्विड। समझ में आया? दिमाग में सेट करो बातों को। बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अरे ये क्या आ गया, कॉन्सेप्ट कहां चले गए? अच्छा, इस सवाल को ही कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल ही है ये। आ जाओ बच्चों, इस सवाल को जरा देखो, इस सवाल को देखो जरा। इसमें बताना है कि इस इक्वेशन के लिए केपी ग्रेटर देन केसी या केसी ग्रेटर देन केपी या दोनों बराबर, ये बताना है। जल्दी से बता दो, आ जाओ, आ जाओ बच्चों। देखो, एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, देख लो बच्चों। आपको दिया है एक इक्वेशन, मैं नीचे लिख देता हूं, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, तीनों गैस हैं, तीनों गैस हैं। आपको पता है Kp इज इक्वल टू KC RT, RT की पावर डेल्टा Ng, RT की पावर डेल्टा Ng। देखो यहां पर डेल्टा Ng कितना है, वन वन वन, दो में से एक गया एक, जब यहां पे एक रखोगे तो Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर वन, ये आ गया। अब मुझे बताओ बच्चों, Kp, केसी कैसे आएगा? केसी इज इक्वल टू, अगर और सॉल्व करो तो आरटी। भाई देखो, केसी तो कम आएगा ना, नीचे आरटी आ रहा है, तो केसी कम हो गया, केपी ज्यादा हो गया। समझ पा रहे हो? केसी तो डिनोमिनेटर में भी कुछ आ रहा है ना, तो केपी इज ग्रेटर देन, ऐसे देख लो, केपी तो मल्टीप्लाई ऑफ केसी है और केसी इज डिवाइड ऑफ केपी, तो कौन ज्यादा हुआ? ऑब्वियसली केपी ज्यादा हुआ। कौन से ऑप्शन में है बताओ बच्चों, कौन से ऑप्शन में है केपी ज्यादा? केपी है बी ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, नीट टाइप क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन नीट टाइप है, दिस इज नीट टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, फटाफट से करके दिखाओ। क्वेश्चन में बताना है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केपी इज ग्रेटर देन केसी, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। जल्दी से इक्वेशन बता दो, कौन सी इक्वेशन के लिए केपी केसी से ज्यादा है? केपी का केसी से ज्यादा होना मतलब केपी का जीरो ना आना, केपी का, सॉरी, डेल्टा एनजी का पॉजिटिव आना। अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव रहेगा तो केपी इज ग्रेटर देन केसी रहेगा। पता है आपको, अभी अभी तो वन आया था, तो वन का मतलब क्या था? केपी ज्यादा था। समझ पा रहे हो? तो डेल्टा एनजी जीरो से ज्यादा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। आ जाओ देखो, पॉजिटिव किस किस में है भाई? पहले वाले में तो दो में से ये दो, यहां एक, यहां एक, दो में से दो गया जीरो, जीरो वाला नहीं लेना, दो, अरे यहां भी तो वन वन ही है, ये तो दोनों रिएक्शन सेम ही है। अच्छा यहां सॉलिड है, ये ध्यान रखो, यहां पर सॉलिड है बच्चों, तो दो में से एक गया एक। काफी बच्चे इसमें गलती करेंगे, देखेंगे दोनों सेम टू सेम है, नहीं, यहां पर I2 सॉलिड है, सॉलिड नहीं लेना, इसलिए ये जीरो, दो में से एक गया एक, ये वाली इक्वेशन का केपी ज्यादा है। आ जाओ इसमें, दो में से चार गया, अभी तो निकाली थी -2, बहुत बढ़िया। दो में से एक गया एक, ये वाली इक्वेशन भी आ गई, दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, केपी ज्यादा है केसी से। ये वाला देखो, यहां तो सॉलिड है, यहां भी सॉलिड है, यहां क्या है वन, ये वाला ऑप्शन भी है, तो तीन ऑप्शन आ गए बच्चों, तीन ऑप्शन आ गए इसमें। हमें पूछा था केपी इज ग्रेटर देन केसी, तो केपी वही सिंपल, एक बार देख लें, केपी इज इक्वल टू केसी, इस रिलेशन से आरटी की पावर डेल्टा एनजी। बहुत बढ़िया। डेल्टा एनजी किस किस में बनाया? किस किस में वन से बड़ा आया, जिसके लिए केपी ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो तीन इक्वेशनों के लिए आया अपनी, कौन कौन सी? पहली और सी, सॉरी सी नहीं, अब देख लो, अब मैंने स्क्रीन पर लिख ही दिया है, मैंने लिख दिया बच्चों। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आ जाओ बच्चों। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देख लो।
पहला फैक्टर समझा रहा हूं मैं आपको, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर कोई इक्वेशन ए से बी में है, अगर कोई इक्वेशन ए से बी में है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, और हम इक्वेशन को पलट रहे हैं, हम इक्वेशन को पलट रहे हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पलट जाएगा। ये बात सबको समझ में आई? दिमाग में सेट करो ये वाली बात। अगर हम किसी इक्वेशन को पलट रहे हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पलट जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। सबको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अगली प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी, अगर किसी इक्विलिब्रियम इक्वेशन का ए के है और उस इक्वेशन में हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी, तो इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा, पावर में जाएगा। ध्यान रख लो, n से मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन में, तो n पावर में जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ध्यान से समझ लेना, अगर हम किसी इक्वेशन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम की पावर में जाएगा, ना कि मल्टीप्लाई में। ये बात भी सेट कर लो। इन प्रॉपर्टियों से नीट में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। वेरी गुड, इतना समझ में आ गया होगा। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी, अगर कोई इक्वेशन ए से बी है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और एक इक्वेशन सी से डी है, उसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन कांस्टेंट K2 है, और हम इन इक्वेशंस को जोड़ रहे हैं, a प्लस सी, बी प्लस डी, तो जोड़ने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, जुड़ेंगे नहीं। अगर किसी इक्वेशन को तुम जोड़ रहे हो, इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन को, तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, जुड़ेंगे नहीं। सेट कर लो दिमाग में। तो तीनों प्रॉपर्टियों को एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहली, इक्वेशन को पलट दो, 1/k, इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट कहां जाएगा? पावर में। इक्वेशन को जोड़ दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताओ समझ में आई या नहीं आई? ये सवाल है, वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से इस सवाल को करके दिखा दो। ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस इज 64। अरे देखो ना बच्चों, इस इक्वेशन का 64 है, उसका निकालना है। तो जरा देखो इस इक्वेशन में ऐसा क्या करें कि वो आ जाए। इस इक्वेशन को पहले तो पलटो, क्योंकि इसमें ऐसा इधर है, उसमें ऐसा इधर है, और पलटने पे क्या होगा? 1/64। पहली बार में हमने क्या करा? पलट दिया, तो ये भी पलट गया 1/64। अब पलटने के बाद HIF के पास यहां पे 1 है, लेकिन यहां पे 2 है। पूरी इक्वेशन में 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करो। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके ऊपर 1/2 आ जाएगा, और 1/64 का रूट 1/8 होता है। 1/8 आंसर है क्या? और अगर नहीं है तो आप डिवाइड करो, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, 8 1 जा 8, और 0.1 समथिंग कौन सा आंसर है? 0.1 समथिंग ये वाला आंसर है। जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं आया? कंसेप्ट सीख लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ बच्चों। अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी में हम समझते हैं कि रिएक्शन दो प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है एक्सोथर्मिक, एक हो सकती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी उस रिएक्शन से बाहर निकल रही है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है। समझ पा रहे हो? जैसे पानी के अंदर चीनी को घोलो, तो ठंडे पानी में चीनी क्या होती है? आराम से घुलती है, लेकिन पानी को गर्म कर दो तो बहुत जल्दी घुलती है। मतलब एनर्जी लगानी पड़ रही है रिएक्शन को आगे ले जाने के लिए। अभी आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दो, एकदम से धुएं निकल आएंगे। इट मींस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। वेरी गुड। और याद रखो, एक्सोथर्मिक के अंदर डेल्टा H नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक के अंदर डेल्टा H पॉजिटिव होता है। इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। दिमाग में क्या सेट करा? एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है, डेल्टा H होता है एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव। अब जो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो चीज क्या है? वो ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ध्यान से याद कर लेना इसको, ऑप्शन में आता है
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। बहुत बढ़िया, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब मैंने बोर्ड पे एक इक्वेशन लिख रखी है जिसे हम बोलते हैं वॉन्ट हॉफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं? वॉन्ट हॉफ इक्वेशन। तो वॉन्ट हॉफ इक्वेशन क्या है? ये है, आ जाओ जरा, ये है वॉन्ट हॉफ इक्वेशन। दो तरीका से हम इसको लिख सकते हैं वॉन्ट हॉफ इक्वेशन को। ये है बच्चों, आ जाओ देखो, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए ई रेस टू पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, ये है। आप इसे याद करो, ऊपर वाली भी याद करनी है, ये वाली ज्यादा है, लॉग के टू अपॉन के वन डेल्टा एच अपॉन आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। ये इक्वेशन बिल्कुल याद कर लो, इसको बोलते हैं वॉन्ट हॉफ इक्वेशन। इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, इस पर इससे रिलेटेड सवाल मतलब असर्शन रीजन भी बनते हैं। मैंने यहां पे नीचे दो बातें लिखी हैं, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब बताओ के क्या होगा, अगर टेम्परेचर को घटाएंगे तब बताओ के क्या होगा। ये दो बातें हैं, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो इन बातों को। अब बच्चे देख लो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब T2 ज्यादा है, T2 ज्यादा है तो डिनोमिनेटर में T2 ज्यादा है, मतलब 1/T2 कम है, 1/T2 कम है और 1/T1 ज्यादा है। तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ये जो पूरी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव आएगी, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। और हम बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच कैसा होता है? नेगेटिव। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, मतलब लॉग के टू अपॉन के वन के जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी। तो हम बोल सकते हैं लॉग के टू अपॉन के वन लेस देन जीरो, लॉग के टू अपॉन के वन लेस देन जीरो। अब आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ये वाला जो लॉग होता है वो 10 वाला बेस होता है इसमें। अगर आपको लॉग नहीं आता तो कोई बात नहीं, एक बार लॉग सीख लेना, पहले मेरे यहां पर देख लो, ये जो बेस है वो पावर, इसके ऊपर पावर आ जाती है, तो K2 अपॉन K1 ये प्रॉपर्टी होती है लेस देन 10 की पावर जीरो, और 10 की पावर जीरो इज कॉल्ड 1। तो हम यहां लिख सकते हैं कि K2 अपॉन K1 लेस देन 1। तो हम लिख सकते हैं कि K2 लेस देन K1। इससे क्या समझे कि K2 कम हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा। इसका उल्टा एंडोथर्मिक में बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। अब आसान भाषा में समझ लो, आसान भाषा में समझ लो भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे एंडोथर्मिक में, जैसे मैंने चीनी का एग्जांपल लिया था, हाई टेम्परेचर पर चीनी जल्दी ज्यादा घुलती है ना, क्योंकि वो एंडोथर्मिक है, आग थोड़ी निकल जाती है। चीनी को घोलते समय क्या आग लग जाएगी तुम्हारे घर में? नहीं, इट मींस आग नहीं लग रही है तो वो एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड जाती है, और ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। समझ गए? और इसका उल्टा एक्सोथर्मिक में घटेगा। ये चीज है बच्चों, समझ पा रहे हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे डिपेंड करता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पे डिपेंड करता है।